हेलो गाइस, इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7। इस चैप्टर का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। इस चैप्टर को हम बड़ी बारीकी से बड़े कॉन्टेक्स्ट के साथ समझेंगे, एग्जाम्पलों के साथ समझेंगे। इस वीडियो में आप बने रहिए और अपना ध्यान और अपनी आँख, और ध्यान से सुनो, और आँख इसी पे स्क्रीन पर बनाए रखिए। समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। चलो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। ठीक है, हमारा आता है पहले जनन। जनन 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 वह क्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं और पृथ्वी की निरंतरता बनाए रखने के लिए आवश्यक है। मतलब जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा सजीव, मतलब पेड़ पौधे, अमीबा, जिनमें जान है, हम, ठीक है, अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं। मतलब नए जीव उत्पन्न करते हैं और पृथ्वी की निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। ठीक है, एक ही हो गया। और दूसरा मैं बोलता था, जनन वह क्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य सजीव अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए जनन करते हैं। ठीक है, जनन का मतलब होता है, आप हेडफोन लगा लो तो सही रहेगा। जनन का मतलब होता है सेक्स करना। ठीक है, ठीक है, हमारा वही निकाय जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसे नए जीव उत्पन्न करते हैं और पृथ्वी को निरंतरता को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। जैसे मान लो हमारा एक अमीबा है। अमीबा हमारे उसने दो भागों में उत्पन्न करा, जन्म किया, दो भाग बने, तो उसने एक जन्म संतति उत्पन्न की, दो। पर हम तो इंसान, हम तो एक करते हैं। ठीक है, इसने अमीबा हमारी दो की, तो हम उसको जनन कहेंगे। क्या? जनन। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा जनन क्या होता है। उसके बाद हमारा है कोशिका केंद्रक में पाए जाने वाले गुणसूत्र डीएनए के अणुओं में आनुवांशिक गुण है। मतलब जो हमारा कोशिका केंद्रक नहीं होता, जो हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर उस कोशिका केंद्रक में डीएनए पाया जाता है। डीएनए के गुणसूत्र पाए जाते हैं जिनके अणुओं में आनुवांशिक गुण होते हैं। आनुवांशिक गुण मान लो जैसे कि जे आपके एस के गौतम सर हो गए, ये होंगी इनकी वाइफ। जो हम जनन करेंगे, जो बच्चा हमारा उत्पन्न होगा, उसमें क्या होगा? उसमें मेरा जैसे आंखों का कलर हो सकता है, शरीर का कलर हो सकता है। ठीक है, लंबाई हो सकती है। हम उनको ही आनुवांशिक गुण कहते हैं, और भी होते हैं आनुवांशिक गुण कहते हैं। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हमारा आगे तीसरा है कि डीएनए प्रतिकृति बनाता है। डीएनए प्रतिकृति बनाता है तथा नई कोशिका बनाता है। इससे कोशिका में विभिन्नता उत्पन्न होती है। ठीक है, ये नई कोशिका एक समान परंतु समरूप नहीं होती। मतलब डीएनए हमारा है, वे एक नई कोशिका बनाता है। डीएनए होता है, वो नई कोशिका बनाता है, उसमें विभिन्नता उत्पन्न करता है। विभिन्नता मतलब मैं ऊपर भी एग्जांपल दिया था, पर वो थोड़ा उसका हमारा वो था आनुवंशिक था, तो वही ले लो। जैसे यस के गौतम सर हो गए, उनकी वाइफ होगी। ठीक है, जो संतति उत्पन्न होगी ना, उसमें थोड़ा बहुत चेंज होगा। कलर में चेंज हो सकता है, हाइट में चेंज हो सकता है, आंखों के कलर में चेंज हो सकता है। हम उनको ही विभिन्नता कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा ये नई कोशिका एक समान परंतु समरूप नहीं होती। मतलब ये नई कोशिका जो होती है, हमारा बच्चा उत्पन्न होता है, उसकी
कोशिका एक समान होती है, मतलब हमने अपने इंसान के बच्चे इंसान जैसे होते हैं, पर एक समान नहीं होते। उनका कलर एक समान नहीं होगा, ज़्यादा चेहरा एक समान नहीं होगा, हाइट एक समान नहीं होगी, कहीं का होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। बिल्कुल समान नहीं होता, समरूप नहीं होता बिल्कुल। जैसे एक मान लो ये, देखो मान लो ये एक डिब्बा है और ये भी एक डिब्बा है, ये बिल्कुल इसके मतलब थोड़ा बड़ा बन गया, इसके ये बिल्कुल समरूप है, बराबर है, बिल्कुल एक जैसा, ठीक है। और ये मान लो ये भी एक डिब्बा है और ये भी थोड़ा डिब्बा है, पर टेढ़ा मेढ़ा है, थोड़ा ये अलग है, ठीक है। तो हम इसको हम क्या कहेंगे, समरूप, बिल्कुल सेम है। वो इसे एक समान कहेंगे, एक समान ही, पर थोड़ा बहुत चेंज है, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम। उसके बाद आता है हमारा डीएनए। डीएनए कुछ इस तरह का होता है, देख लो आप, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आता है हमारा विभिन्नता का महत्व। विभिन्नता का महत्व, विभिन्नता का महत्व का मतलब होता है लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविका बनाए रखने में उपयोगी। मतलब लंबे समय तक जो हमारी प्रजाति होती है उसमें जीविता बनाए रखने में उपयोगी है विभिन्नता, पहला, ठीक है। दूसरा जैव विकास के आधार पर, ठीक है। विभिन्नता आपको समझ आ गई, इसको अच्छी तरह और आगे भी समझेंगे, इतना ही समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है हमारा जनन, प्रजनन, जिसको हम जनन भी कहते हैं। जनन हमारे दो प्रकार के होते हैं, प्रजनन हमारे दो प्रकार होते हैं, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, और हम इन दोनों को बड़ी बारीकी से और अच्छी तरह समझेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। इसको आप काट देना, ये नहीं है, ठीक है। उसके बाद हमारा जनन दो प्रकार, प्रजनन दो प्रकार के होते हैं, लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। पहला हम अलैंगिक जनन समझते हैं। अलैंगिक जनन क्या होता है, ठीक है। हमारा अलैंगिक जनन एकल जीव नए जीव उत्पन्न करता है। मतलब एकल जीव मतलब होता है एक ही जीव अपना नया जीव उत्पन्न करता है, नई संतति उत्पन्न करता है। जैसे मान लो ये हमारा अमीबा हो गया, ठीक है। तो ये केंद्र को ले लो, अमीबा हमारा नई संतति उत्पन्न करेगा ना, तो एक दो, अमीबा हमारा अकेला था, उसने संतति उत्पन्न की, दो उत्पन्न की। वही है कि एक ही जीव अपना प्रजनन करके नई संतति उत्पन्न करता है, सिर्फ एक ही जीव का भाग होता है लैंगिक जनन में। नया जीव उत्पन्न करने के लिए सिर्फ एक ही जीव आवश्यक है, वो एक ही जीव नए जीव उत्पन्न कर लेता है, ठीक है। पर लैंगिक जनन में ऐसा नहीं है, इसके बारे में आप आगे जानेंगे। लैंगिक जनन में हमारा दो जीव की आवश्यकता होती है। उसके बाद इसमें युग्मक का निर्माण नहीं होता, मतलब लैंगिक जनन नहीं होता, उसमें युग्मक का निर्माण में नहीं होता, जिसमें इसमें लड़की लड़का पेड़ पौधे में युग्मक का निर्माण होता है, पर इसमें नहीं होता, ठीक है। उसके बाद नया जीव प्राकृतिक जीव के समान समरूप होता है। मतलब जो हमारा अलैंगिक जनन में जो जीव उत्पन्न होगा वो समान और समरूप होगा, पर लैंगिक जनन में नहीं होगा। अलैंगिक जनन में जो हमारा जीव उत्पन्न होगा वह समान और समरूप होगा। जैसे हमारा ये मान लो दोबारा अमीबा ले लेते हैं, अमीबा हो गया, अमीबा जो उत्पन्न करेगा, देखो समान, थोड़ा समान हो गया, वो ये थोड़ा समान हो गया, तो अमीबा बिल्कुल समान होता है। अमीबा थोड़ा आगे दिखा देंगे, आगे चित्र है इसका, ठीक है। ये समझा रहा हूँ वैसे आपको, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सतत गुणन के लिए ये एक बहुत ही उपयोगी माध्यम है। मतलब सतत गुण के लिए बहुत ही उपयोगी माध्य है, ये सतत गुण के लिए बहुत उपयोगी माध्य, ठीक है। उसके बाद हमारा यह निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है।
बहुत निम्न वर्ग के जीवों में अधिक पाया जाता है। निम्न वर्ग के मतलब हो गए बीच के, जैसे हमारा हो गया एक अमीबा, जीवाणु, विषाणु, ये सारे हमारे निम्न वर्ग के लोगों जीवों के निम्न वर्ग के लोग, उनमें अधिक पाया जाता है। जीवाणु, पैरामीशियम, ये अन्य चीज अमीबा, इनमें से अधिक पाया जाता है। ठीक है, आपको अलिंगिक जनन समझ आ गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम लैंगिक जनन। लैंगिक जनन ये एकल जीव एक नर एक मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। मतलब जो एक ही जीव होते नहीं है, एकल जीव मतलब सॉरी, दो एकल जीव नर व मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। मतलब इसमें दो जीव की इसमें दो जीव की आवश्यकता होती है नया जीव उत्पन्न करने के लिए। जैसे नर मादा इंसानों में लड़की लड़का, ठीक है, पेड़ पौधे में होते हैं नर मादा, ठीक है। उनका नया जीव उत्पन्न करने के लिए दो जीवों की आवश्यकता होती है। ठीक है, मतलब हमारे लैंगिक जन्म में क्या था कि एक ही जीव प्रजनन करके नया जीव उत्पन्न कर सकता है, पर लैंगिक जन्म में नहीं कर सकता। जैसे एक एग्जांपल ले लो लैंगिक जन्म में, जैसे ये आपके ये आपके एस के गौतम सर हो गए, ये उनकी वाइफ होंगी, क्योंकि हम अपने ऊपर लेंगे, किसी के ऊपर नहीं ले सकते। ठीक है, जो हमसे जो बच्चा उत्पन्न होगा, ठीक है, तो हम इसमें हम दो लोगों का जनन हुआ, हम दो लोगों ने भाग लिया, तब एक बच्चा उत्पन्न हुआ, वही लिखा। ठीक है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि दो जीव लैंगिक जन्म है जिसमें दो जीवों का भाग लेने पर नया जीव उत्पन्न होता है। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। वही लिखा है कि दो एकल जीव मतलब दो जीव नर और मादा मिलकर नया जीव उत्पन्न करते हैं। ठीक है, वही लिखा है, आ गया आपको समझ। उसके बाद इसमें नर युग्मक व मादा युग्मक बनते हैं। इसमें हमारे लैंगिक जन्म में नर युग्मक और मादा युग्मक बनते हैं। ठीक है, ये युग्मक क्या होता है, युग्मक ये हम आगे बढ़ के जानेंगे क्या होता है। ठीक है, आपको आगे समझ आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नया जीव आनुवांशिक रूप से पैकृत जीवों में समान होता है परंतु समरूप ना। मैंने क्या कहा था, हमारा जो नया जीव होता है वह समान तो होता है, आनुवांशिक रूप से समान तो होता है, पर समरूप नहीं होता। हमारे ऐसे अलैंगिक जन्म में हमारा सब समरूप होते हैं, पर लैंगिक जन्म में नहीं होते। बताया था मैंने आपको, एग्जाम्पल ही दिया था। ठीक है, जैसे हम इंसानों का बच्चे होंगे तो इंसान जैसे होंगे, समान होंगे, पर समरूप नहीं होंगे। बिल्कुल चेहरा एक जैसा नहीं होगा, हाइट एक जैसी, कलर नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज तो जरूर होगा। ठीक है, ये आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हम बढ़ते हैं, प्रजाति में विभिन्नता उत्पन्न करने में सहायक होता है। मतलब प्रजाति में विभिन्नता, प्रजाति जो हमारी होती है उसमें विभिन्नता उत्पन्न करने में सहायक है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, उच्च वर्ग के मतलब ऊपर मैंने बताया था, वो थोड़ा यहाँ पर जाना। उच्च वर्ग के मतलब एक और पॉइंट ले लो कि जिसमें ज़्यादा कोशिकाएं होती है। उच्च वर्ग ज़्यादा कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। पेड़ पौधे हो गए, इंसान हो गए। ठीक है, उच्च वर्ग में पेड़ पौधे आते हैं, हम लोग आते हैं। ठीक है, उनके जीवों में पाया जाता है। ठीक है, ऐसे आप याद रखते हो जिसमें एक या दो कोशिकाएं होती हैं, वे निम्न वर्ग के हुए, और इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, अरब होती हैं, वो हमारे उच्च वर्ग के हुए। ठीक है, ये आपको लैंगिक जन्म, अलैंगिक जन्म और लैंगिक जन्म समझ आ गया होगा। ठीक है, ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे लैंगिक जनन। लैंगिक जनन की विविधियाँ, इसके बारे में लैंगिक जनन की विविधियाँ जिनके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे और अच्छी से समझेंगे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए।